फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं ऊषा स्टडी पॉइंट में यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे नोट्स से रिवीजन कर रहे हैं आप, जिसका 7वां पार्ट है ये। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तथा कुछ पीवाईक्यू भी हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी हैं। और ये मेरा नोट्स है जिसको मैंने रिवाइज करके 2 टाइम नेट भी क्वालिफाई किया है। और ये आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन इसमें भी टफ लेवल के आते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वेश्चन होता है वो यूजीसी नेट जेआरएफ के लेवल का होता है। तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी के पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, मेरे नोट्स का जो भी रिवीजन है उनका सभी का डिस्क्रिप्शन जो है मैं उन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अभी क्लास, रिवाइज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है चेंज करके, जैसे कह रहा है कि प्रशासनिक द्विविभाजन को किसने अस्वीकार कर दिया था, यानी कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक समान है, इस बात को जो है द्विविभाजन को, कि ये दोनों अलग अलग हैं, किसने अस्वीकार किया था। तो हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक विभाजन को अस्वीकार कर दिया था। और इसके समर्थक कौन है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है ये अलग अलग हैं। तो वुडरो विल्सन हो गए, फ्रैंक गुडनाउ हो गए, रॉबर्ट मर्टन हो गए, इसके अलावा लूथर गुलिक हो गए, हेनरी फियोल हो गए। तो ये सभी जो है प्रशासनिक विभाजन के समर्थक हैं, जबकि जो हर्बर्ट साइमन है ये इसके समर्थक नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर के नाम हैं, जो कि मेरा नोट्स पुराना हो रहा है इसलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा फेडेड हो गया है। इंटरनेशनल रेजिज्म जो है, ये जो बुक है ये स्टीफन क्रेशर की है। और एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी ये रोजनबर्ग की किताब है। एम्पायर ऑफ कैपिटल ये बुक की किताब है। और फ्रॉम इंटरनेशनल वर्ल्ड सोसाइटी बैरी बुजान की बुक है। आगे देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, मेनी टाइम आस्किंग है। वासेनार समझौता की बात करें तो ये पारंपरिक हथियारों के दोहरे उपयोग पे जो है नियंत्रण की बात करता है वासेनार समझौता। वहीं ऑस्ट्रेलिया समूह क्या बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रयोग और उसके प्रसार पर रोक की बात करता है। वहीं एनएसजी जो काफ़ी चर्चा में रहा हाल फिलहाल भी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, तो जैसे इसका नाम ही है न्यूक्लियर, तो ये परमाणु हथियारों के अप्रसार से संबंधित है। और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, तो ये सामूहिक विनाश के हथियारों की जो है उसके प्रसार पे ये प्रतिबंध की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। मर्कोसुर पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मर्कोसुर जो है ये इसका गठन 1 जनवरी 1995 में हुआ। दक्षिण अमेरिका के 4 देशों ने मिलकर किया। ये चारों देश वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मर्कोसुर के जो संस्थापक देश हैं वो यही 4 हैं, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हैं। ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे। रही बात मुख्यालय, तो इनका मुख्यालय जो है मॉन्टेविडियो उरुग्वे में है। हालांकि बाद में और भी जो राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य भी बने, कुछ इसके पर्यवेक्षक भी बने, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनके संस्थापक जो राष्ट्र हैं वो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे। यहाँ पे आपको सुमेलित करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है। मौन सहमति की बात करें तो लॉ से संबंधित है, स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य, ये जो है मूल रूप से मिल से संबंधित है और ये बेंथम से भी संबंधित है। अगर मिल ऑप्शन में नहीं है तो बेंथम जो है राइट आंसर होगा। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर लें तो आयशा बर्लिन जो है दोनों प्रकार के स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनी टाइम ये पूछा हुआ है। और सुव्यवस्थित समाज की बात करें तो ये जॉन रॉल्स का अवधारणा है, उनकी संकल्पना है। यहाँ पे कह रहा है किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया, तो जैकब टालमैन ने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया था। अब यहाँ पे सुमेलित करने के लिए कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी आता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको रखूँगी क्योंकि कई बार ये पूछा भी है। तो ये मार्क्स की रचनाएं हैं और उन रचनाओं में अपने ग्रंथों में उन्होंने किन विषय को प्राथमिकता दी है उसी को आपको सुमेलित करना है। तो दास कैपिटल की बात करें तो इसमें अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है मार्क्स का। कुछ मैं ट्रिक्स बता देती हूँ याद करने के लिए। यहाँ पे दास कैपिटल की बात हो रही है, यानी दासों की, यानी मजदूरों की बात हो रही है। और जो अधिशेष मूल्य है किसी भी वस्तु के उत्पादन का, वो दासों से या मजदूरों से छीना जा रहा है। तो इसकी बात वो दास कैपिटल में करते हैं कि अधिशेष मूल्य जो भी है किसी उत्पादन का, मान लीजिए उत्पादन किसी वस्तु का हुआ, उसमें कुल लागत 20 रुपये है और बिक्री तक मिला के मान लीजिए 30 रुपये हो रहा है, लेकिन वो बिकता है अगर 100 रुपये में या 150 में,
तो जो भी अधिशेष मूल्य है वो दास या मजदूर को न मिलके मालिक को मिलता है। तो वही बात इसमें उन्होंने कही है। दूसरी उनकी बुक है कार्ल मार्क्स की क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। तो इसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग के तानाशाही की जो है संकल्पना दी है। तो थोड़ा आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि तानाशाही की क्रिटिक किया जाता है, आलोचना की जाती है। तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की जो बात है वो मार्क्स ने क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम वाले ग्रंथ में की है। वहीं पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में उन्होंने विसंबंधन की संकल्पना दी है मार्क्स ने। और वहीं 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, इसमें राज्य की आपेक्षिक स्वायत्तता की बात किया है मार्क्स ने। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बार पूछा है, तो आपको सुमेलित करना होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूएसए में है और इंडिया में भी है। लोकसभा चुनाव में जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का उपयोग होता है और विधानसभा चुनाव में भी। वहीं सेकंड बैलेट सिस्टम की बात करें या द्वितीय मतदान प्रणाली की बात करें तो फ्रांस से संबंधित है। वैकल्पिक मत प्रणाली की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, जबकि अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी से संबंधित है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, कह रहा है कि राजनीति विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसका आवश्यक तत्व है। तो ये स्टेटमेंट लासवेल का है। अभिजनवाद को आर्थिक उपागम किसने प्रदान किया? अभिजनवाद को आर्थिक उपागम किसने प्रदान किया? तो बर्नहैम ने प्रदान किया। आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, सुमेलित करने के लिए आता है। तो देख लेते हैं। जो लोजपा है या लोक जनशक्ति पार्टी है, ये बिहार से संबंधित है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अपना दल जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय लोकदल हरियाणा से संबंधित है। तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे जो मेन पार्टियां हैं या जो थोड़ी चर्चा में रह रही हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं, उसको भी थोड़ा आप स्टडी करेंगे या स्टडी करते हुए ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दबाव समूहों के प्रकार और उन समूहों का नाम। तो ये बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन का हिंट जो है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसी में छुपा हुआ है। जैसे देखिए कह रहा है पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित। तो सामाजिक की बात हो रही है, संरचना नायर सर्विस सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी की बात आपको दिख रही है। वहीं कह रहा है श्रमिक हित पर आधारित। तो श्रमिक का मतलब ही होता है मजदूर, तो हिंद मजदूर परिषद। संस्थागत हित पर आधारित तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जाहिर सी बात है संस्थागत की बात कर रहे हैं। और व्यावसायिक हित की बात करें तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हो रही है और कॉमर्स की बात हो रही है, जो कि व्यावसायिक हित से संबंधित है। तो क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंस से ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर कई बार क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ये भी मेनी टाइम आस्किंग क्वेश्चन है। विकास प्रशासन से पूछता है संबंधित कौन है, तो एडवर्ड वीडनर है। और कई बार पूछता है कि विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और लक्ष्य या उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट भी एडवर्ड वीडनर का है। अब कुछ हम समितियाँ देखते हैं, आयोग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संथानम समिति की बात करें तो ये भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित है और इसी की सिफारिश पे आप जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भी हुआ था। सरकारी आयोग की बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। यशपाल समिति उच्च शिक्षा से संबंधित है, जबकि होता समिति सिविल सेवा में सुधार से संबंधित है। ये क्वेश्चन देखने में टफ है पर आसान है अगर आप इल्यूमिनेट कर लेते तो, क्योंकि सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध सभी को मालूम है। यशपाल समिति उच्च शिक्षा से, तो होता समिति जो है सिविल सेवा सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। सीटों पे भी मैंने शॉर्ट बनाया है जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। जो सीटों है इसकी स्थापना 1954 में हुआ था और मुख्यालय इसका बैंकॉक में है और इसका फुल फॉर्म है SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। शीत युद्ध के दौर में दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवादी चीन के विस्तार को रोकने के लिए फिलीपींस के बाग्यो नामक स्थान पर इसका सम्मेलन हुआ और उसी के तहत 1954 में इसका गठन हुआ। सदस्यों की बात करें तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको भारत, चीन और पाकिस्तान ये 3 राष्ट्रों को जरूर देखना है और साथ ही आपको अमेरिका और रसिया को भी देखना होता है। हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट भारत, चाइना और पाकिस्तान होते हैं। तो जो सीटो है इसमें पाकिस्तान तो इसका सदस्य है लेकिन भारत या चीन नहीं है और इसमें अमेरिका भी है, रसिया नहीं है क्योंकि ये साम्यवाद के विरुद्ध था और चीन के भी विरुद्ध था। चीन एशियाई राष्ट्र है और एशिया में ही साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए सीटों का गठन हुआ था 1954 में। तो सीटों में ना तो चीन है और ना ही रसिया, क्योंकि साम्यवाद के विरुद्ध इसका गठन हुआ था, और पाकिस्तान है, भारत इसमें नहीं है। मेन राष्ट्रों को थोड़ा देख लेंगे। ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है, फिलीपींस और न्यूजीलैंड।
तो संगठन अगर कोई पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और रसिया, इन 5 कंट्री को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ये सामूहिक सुरक्षा के लिए जो है सीटों का गठन होगा, और यहाँ पे अनुच्छेद 4 के अनुसार जो है सामूहिक कार्यवाही की जाएगी यदि जो है कोई आक्रमण करता है उनके ऊपर। तो आगे देखते हैं, एक संगठन है असेम करके। असेम का फुल फॉर्म है एशिया यूरोप मीटिंग, और इसका गठन हुआ था 1996 में। एशिया और यूरोप की मीटिंग है ये। इसमें यूरोपीय संघ के तथा आसियान के राष्ट्रों के साथ साथ जापान है, दक्षिण कोरिया और चीन है। ठीक है, भारत ना तो असेम का सदस्य है और भारत असेम का सदस्य नहीं है। कुल मिलाकर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि एशिया और यूरोप को शामिल करते हुए 25 राष्ट्रों की बैठक हुई थी, और असेम ने मुख्य तौर पे दोनों महाद्वीपों के एक संयुक्त अनौपचारिक संगठन का रूप भी ले लिया है। अनौपचारिक संगठन का रूप लिया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। असेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, यूरोपीय राष्ट्र असेम को एपेक के परिप्रेक्ष्य में ही विकसित होते देखना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है, जैसे जो एपेक है वो पूर्वी एशियाई और प्रशांत देशों का जो है मतलब समन्वय है या गठबंधन है। जैसे इसमें एपेक में पूर्वी एशियाई देश हैं, साथ ही प्रशांत क्षेत्र के कुछ देश हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, चिली आदि। तो उसी तरह जो असेम है वो एशियाई देशों के साथ साथ यूरोपीय देशों का आर्थिक गठबंधन है। और यहाँ पे देखिए, भारत ना तो एपेक का सदस्य है और ना ही असेम का सदस्य बन सका है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं असेम के बारे में, एशिया यूरोप मीटिंग के बारे में। इसका गठन 1996 में हुआ, आपने देखा ही, एपेक के तर्ज पे एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो है इनका सम्मेलन संपन्न हुआ, और इस सम्मेलन में जो घोषणा की गई उसमें ये कहा गया कि जो एशियाई राष्ट्रों के उत्पादों के लिए यूरोप ने एशियाई राष्ट्रों के उत्पादों के लिए अपने बाजार खुले रखने का तथा किसी प्रकार की संरक्षण नीति न अपनाने का आश्वासन दिया। अर्थात जो असेम सम्मेलन हुआ उसमें यूरोपीय राष्ट्रों ने ये कहा कि हम एशियाई देशों के लिए अपने बाजार खुले रखेंगे और किसी प्रकार की संरक्षणात्मक नीति जो है नहीं अपनाएंगे या बाधा नहीं पहुंचाएंगे एशियाई राष्ट्रों के लिए। फिर यहाँ पे वित्तीय संकट से निपटने हेतु पर्याप्त सहायता भी उपलब्ध कराने को सक्षम बनाने के लिए आईएमएफ को अधिक साधन संपन्न बनाने की मांग भी घोषणा पत्र में दोहराई गई। असीम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लंदन घोषणा पत्र में अनेक बातें कही गई, किंतु इसके विस्तार का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। आगे देख रहे हैं, कोलंबो योजना हम यहाँ देख ले रहे हैं। हालांकि कोलंबो योजना का मैंने अलग से शॉर्ट्स भी बनाया है 15 सेकेंड का। कोलंबो योजना जो है इसकी स्थापना 1950 में हुई। आप जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 तक चला, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक राष्ट्र जो है स्वतंत्र हुए। तो कोलंबो योजना का उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, देश थे, और विशेष रूप से जो एशियाई देश थे उनके विकास को बढ़ावा देना। कोलंबो योजना इसी के लिए संबंधित था, और 1980 में इसे अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो कोलंबो योजना ओवरऑल यही है। आगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक इंटरपोल है, इसके बारे में वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इंटरपोल जो है इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, और 1996 में इंटरपोल को यूएनओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया गया, और इसका जो मुख्यालय है वो लियान के फ्रांस में है। पहले पेरिस में था इंटरपोल का जो मुख्यालय है। और साथ ही हम नाटो को देख लेते हैं। नाटो पे भी मैंने चार्ट्स बनाया है, और डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है इसका। तो नाटो की स्थापना जो है ये 1949 में हुआ था, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। संस्थापक जो सदस्य थे वे 12 थे, वर्तमान में 30 सदस्य हो गए हैं। नाटो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एग्जाम के उससे, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इसमें जो संस्थापक देश हैं वो है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, आइसलैंड, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, अमेरिका और ब्रिटेन। इसे भी साम्यवाद के विरुद्ध यानी रसिया के विरुद्ध में बनाया गया था। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 30 है। तो अगला पार्ट जल्दी लेके आएंगे, और चूंकि एग्ज़ाम का अपडेट बढ़ गया है, जो एग्ज़ाम आपका होने वाला था वो आपका 11 अक्टूबर को होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे अपने नोट्स कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड कर पाऊँ और एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप रिविज़न कर सकें, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी और भी ले आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।